मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग मिलके आइए, शुरुआत कीजिए, तब पता चलेगा कि समस्या क्या है। जी। आज कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो इस समाज को हमेशा लेके सामने आते हैं। अच्छा सर, लोग ऊंचाइयों पर जाने के बाद समाज को अपने लायक नहीं समझते और वो दूरियां बना लेते हैं, लेकिन आप एक उद्योगपति है और उसके बाद भी आप समाज का चिंतन कर रहे हैं। और मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। वो भी चाहते थे कि मैं जॉब ही करूं, पर यदि अगर मैं भी जॉब पे लग जाता तो एक आम आदमी, आपको मैं बता दूं कि रास्ते पे जो गाड़ी रिपेयर कर रहा है उससे कोई उसकी डिग्री पूछ रहा है? जो आपके घर में एसी बनाने आ रहा है, आप उससे डिग्री पूछ के काम दे रहे हो? जी नहीं। आज कोई पेंटर है, अच्छी पेंटिंग करता है या अच्छी कारपेंटरी करता है, जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऐसे सेल्फी लेते हैं, पीछे कोई गृह मंत्री मुख्यमंत्री या होते हैं, वो उनकी तरफ, उनकी सेल्फी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन लोग चलते चलते भी रोड पर भी चल रहे हैं तो कहते हैं कि हमारी आज मुख्यमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से या पीएम साहब से आज हमारी गहनता के साथ समाज हित में बैठक हुई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि रोड पर चलते चलते कौन सी बैठक हो रही है या फिर भीड़ में इतनी कौन सी गहनता के साथ बैठक हो रही है, और आज तक उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि किस विषय पर हमारी चर्चा हुई है समाज हित में। तो क्या कहेंगे इस पर कि लोकसभा में भी अपने लोग जो है वो होने चाहिए जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा सके, तो आप ही क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आ जाते? नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें उत्तराखंड की पहाड़ियों में, मसूरी में, और यहां हमारे साथ में आज है बहुत ही बड़े उद्योगपति आनंद प्रसाद जी, और बड़ी गहन चिंतन के साथ ये रहते हैं और समाज की बड़ी चिंता करते हैं। इसलिए आज हम इनसे कुछ सलाह मशवरा करने आए हैं, कुछ इनसे सजेशन लेने आए हैं कि आखिर समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, युवाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं को के लिए क्या सजेशन है, और समाज में एजुकेशन और राजनीति में आरक्षण पर आज हम ये कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको सिर्फ शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक ज़रूर कर देना है, और नए हैं अगर आप चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम तकरीबन आपके बीच में लाते रहते हैं और समाज के जो चेहरे हैं उनको हम दिखाते रहते हैं, चाहे वो। तो चलिए हम इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं। आनंद प्रसाद जी हमारे साथ में। सर नमस्कार, जागो समाज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर आप देश में घूम रहे हैं और मैंने देखा कि आप उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी आपका, और बिहार में भी आप राउंड अप जो आपका लग रहा है, राउंड लगा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि समाज में आखिर क्या चल रहा है, क्या उनको ज़रूरतें हैं उनकी, और क्या उनके लिए सरकारें बेनिफिट कर सकती है। आपने ये सब स्टडी भी किया होगा और ज़मीन पर जाकर आप देख रहे हैं, तो क्या लगा आपको ज़मीन पर जाकर के समाज में अभी क्या कमी है या क्या अच्छा हो रहा है? सुनील जी, जिस समाज में अभी तक कुछ शुरुआत हुआ ही नहीं है, आज तक आप पूरे रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, कमी शब्द हमारे लिए है नहीं, हमारा तो शुरुआत ही नहीं हुआ है। आज इस समाज में से कितने उद्योगपति हैं आप बताइए? कितने लोग हैं? इस समाज को केवल सफाई से जोड़ के रखा हुआ है। क्या इस समाज के लोग क्या केवल सफाई कर्मी बनने के लिए हैं? स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा, जो इस देश का, इस समाज का जो युवा वर्ग है, उन्हें खुद होके आगे बढ़ के आना चाहिए कि कब तक हम हमारा नसीब जो है वो झाड़ू से लिखेंगे। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं देखता हूँ, अगर मैं उद्योगपतियों का नाम लूँ तो गिने चुने चेहरे आते हैं, कोई बड़े स्तर पे गिने चुने चेहरे आते हैं। जिस समाज में अभी तक एक व्यक्ति हम ऐसा नहीं चुन पाए कि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है जाके इस देश के लोकसभा में बता पाए, तो
जब अभी तक तो हमने शुरुआत ही नहीं की है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग मिलके आइए, शुरुआत कीजिए, तब पता चलेगा कि समस्या क्या है। जी। आज कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो इस समाज को हमेशा लेके सामने आते हैं, पर हमारे समाज के लोग ही उन्हें साथ नहीं देते हैं। क्या आप ही बताइए, जो कुछ चेहरे में नाम नहीं बोलना चाहूँगा जी, जो इस महादलित समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्या ये समाज उन्हें सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो लड़ रहे हैं, अकेले लड़ते जा रहे हैं। जो लड़ाई सभी को मिलके साथ में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा जो महादलित समाज है वो छोटे छोटे जातों में टूटा हुआ है। तो जब तक ये पूरे महादलित समाज मिलकर एक समाज नहीं होंगे, तब तक हम हमारी लड़ाई की शुरुआत ही नहीं कर सकते। मैं तो ये जितनी भी छोटे छोटी बिरादरियाँ हैं इस स्वच्छता समाज की, मैं चाहूँगा कि आओ सब लोग मिलकर एक साथ आए और हम वाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाए। तभी इस समाज में पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। जी। नहीं तो ये समाज पूरा टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन आपके सरकारें जो है वो रिजर्वेशन के हिसाब से सांसद चुनती है, विधायक चुनती है, वो तो जातियों के हिसाब से उनको टिकट भी मिलते हैं और उन्हें सीट पर बिठाया जाता है। लेकिन लोकसभा में आपने बताया कि लोकसभा में कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है, जबकि आपके सांसद भी हैं देश में और आपके विधायक भी हैं। तो फिर इस कमी को आपने कैसे देखा? सर, मैं एक ही कहना चाहूँगा, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए कि स्वच्छता समाज के कितने लोगों को टिकट मिली गई है। इस समाज के कितने लोगों को टिकट मिली गई है, आपको खुद ही डिटेल्स पता चल जाएगा। और इस समाज के नाम पर कुछ एक स्पेशल एक जैसा SC ST के लिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ। मैं तो चाहूँगा कि एक महादलित करके भी डिपार्टमेंट हो। अब गवर्नमेंट ने स्वच्छकर बना के रखा है, एक सफाई आयोग बना के रखा है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज वो स्पेशली सफाई कर्मियों के लिए बनाया गया है। तो आप मुझे बताइए, क्या इस देश के जितने भी सफाई कर्मी हैं वो क्या इस स्वच्छता समाज से? ये तो अब तो जनरल में चलता है, सब ब्राह्मण बनिए और मुसलमान और सरदार सभी इसमें लगे हुए हैं। नहीं सुनील भाई, देखिए मैं ये कहना, मुझे अन्य बिरादरियों से मैं नहीं कहना चाहूँगा कि देखिए वो अपने हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पर ये समाज कब अपनी लड़ाई शुरुआत करेगा? हमारे लिए क्या है? यदि आज हमें कोई प्रॉब्लम हो, पार्लियामेंट में कौन हमारी आवाज उठाएगा? कौन उठाएगा? जिन्होंने आयोग बनाया था, सफाई आयोग, विलियम सर ने, कहाँ है आज? आज महादलित परिसंघ के बब्बन रावत जी, आज 3 साल से उनका केस पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं। जो उन पर आरोप लगाए गए थे, आप उनकी बात कर रहे हैं, बब्बन रावत जी, जो सफाई कमीशन के राष्ट्रीय चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर CBI का कोई केस है जो वो पेंडिंग आप बता रहे हैं 3 साल से। लेकिन CBI तो एक देश का सबसे बड़ा जो है एक समिति है और उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, और उसमें 3 साल पेंडिंग, ये कुछ समझ में नहीं आया। सर, यही तो मेरा कहना है कि जब तक ये समाज में आवाज उठाने वाला कोई बेटा पैदा नहीं होगा, तब तक हमारी समस्या ऐसे पेंडिंग में रहेंगी। अच्छा सर, लोग ऊंचाइयों पर जाने के बाद समाज को अपने लायक नहीं समझते और वो दूरियां बना लेते हैं, लेकिन आप एक उद्योगपति है और उसके बाद भी आप समाज का चिंतन कर रहे हैं और वाल्मीकि समाज की बात कर रहे हैं, स्वच्छकार समाज की बात कर रहे हैं, महादलित की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों और आप किस लिए करते हैं? क्योंकि लोग तो छुप जाते हैं जब ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। देखिए, इसमें मैं एक ही कहना चाहूँगा, जब तक इस समाज का युवा वर्ग खुलकर सामने नहीं आएगा, अपने लोगों को नहीं बताएगा कि आपको करना क्या है जी, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और रही बात जो छुपते हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती जी। इस समाज की सबसे बड़ी कमी है वो है ईर्ष्या। इस समाज में ईर्ष्या इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि यदि कोई अच्छे कपड़े पहन ले या कोई ऊंचाइयां छू ले, तो अपने ही लोग उनके पीठ पीछे नाम रखना चालू करते हैं। वो सबसे पहले बंद होना चाहिए, वो सबसे पहले बंद होना चाहिए।
तभी आपसी भाईचारा रहेगा। जी, मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि लोग जो ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, पता लग जाए जैसे कि वाल्मीकि समाज का उद्योगपति है या कोई अधिकारी है या कोई बड़े पद पे है, तो उनसे लोग कट जाते हैं, आपका ये कहना है? अपने लोग कटते हैं, सिर्फ अपने लोग कटते हैं, अपने लोग उनकी सबसे पहले उनकी कटते जाति के हैं। लोग नहीं, कटते हैं। सबसे पहले देखिए, दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता, दुश्मन घर का ही होता है। दुश्मन कोई बाहर का नहीं होता। जब अपने ही लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आप बाहर वालों से क्या उम्मीद कर रखेंगे? यदि आज मेरा कोई भाई है, आज कोई एक बड़े लेवल पे जा रहा है और मैं उसके पीठ पीछे उसकी बुराई चालू कर दूं, तो क्या दूसरा बाहर वाला उसको सम्मान देगा? बिल्कुल नहीं, और यही होता है। आपने ठीक कहा, वैसे ताली दो हाथ से बजती है, तो ये अपने लोगों को समझना भी चाहिए कि जो आपकी जाति के या आपके समाज के जो लोग ऊंचाइयों पर है, या कोई अधिकारी है, कोई बिजनेस में है, कोई उद्योगपति है, या खेल में है, जो अच्छे लेवल पर है, उनको जब तक आप खुद सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा सम्मान नहीं देगा। अच्छा सर, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जो महादलित एवं वाल्मीकि समाज के युवा महिलाएं जो बिजनेस में कदम बढ़ाकर और अपने पाँव जमा सके, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास? फॉर्मूला एक ही है, मेहनत। आप मेहनत करने की तैयारी कीजिए, एक बार कदम तो बढ़ाइए। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जब ये समाज का युवा अगर ये सोच के रखा है कि नहीं, मेरे भविष्य में मुझे झाड़ू ही मारना, तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करने की तैयारी रखिए। अरे कुछ नहीं तो रोड के साइड गैरेज, गाड़ी बनाने का काम सीखिए, एसी बनाने का काम सीखिए, फ्रिज बनाने का काम सीखिए। आज आप एक बार स्टार्टअप तो कीजिए, आज आप काम सीख लेंगे, भविष्य में खुद का कोई भी सर्विस स्टेशन ले लेंगे, फिर उसके बाद में डीलरशिप आप खुद का बना भी सकते हैं। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप होगा, एक झटके में नहीं होगा कभी। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपना आप अभी आदमी देखिए बढ़ता है सर, आगे। आज 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, और सबसे बड़ा बिजनेस हब इंडिया ही है आबादी के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी चीज दिख रही है यानी बिक रही है, तो उसमें से कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, और भाई जो दिखता है वही बिकता है ना। बिल्कुल। तो उसमें से कौन सा भी एक चीज पकड़ लीजिए, और मेरे ख्याल से अगर एक चीज के पहले आदमी मेहनत कर ले, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन भर पेट भरने के लिए कहीं और झाड़ू का काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपने ये जो आप बिजनेस कर रहे हैं या उद्योग में जो आप है, ये आपके पिताजी या आपके दादाजी करते थे या आपने शुरुआत की है? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपको मैं बताया था, मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। वो भी चाहते थे कि मैं जॉब ही करूं, पर यदि अगर मैं भी जॉब पे लग जाता तो एक आम आदमी जीता है, कमाता है, बच्चों की शादी करता है और उसकी लाइफ खत्म। वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड होता है। तो मैंने वही सोचा कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज जरूर लाना है, और चेंज ऐसा लाना है कि खुद तो चेंज होना ही होना है, साथ में मेरे समाज के बीच में जाके जितनी भी युवा वर्ग है उन्हें ये बताना है कि भैया इस समाज के भी बच्चे उद्योग कर सकते हैं, इस समाज के भी लोग उद्योग में आ सकते हैं। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट को एक स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो सिविल नाम की जो संस्था है उसमें हमें स्पेशल रिजर्वेशन चाहिए। जी, कैसे? आज के डेट में क्या हो रहा है कि सर देखिए कि मोबाइल लेकर ये अपना सिविल स्कोर खराब कर लेते हैं जी, और जब ये कोई बिजनेस के लिए लोन मांगने जाएंगे तो वो पुराना डिफॉल्ट वाला लिस्ट सामने दे देंगे, बोलेंगे नहीं इनका सिविल स्कोर ढंग का नहीं है तो हम इनको लोन देंगे नहीं। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर यदि सही में गवर्नमेंट चाहती है कि समाज के बच्चे लोग उद्योग में आए, तो एक 10-15 लाख तक का कोई भी सिविल का डिफॉल्ट होगा उसको साइड में रख के इसको बिजनेस स्टार्टअप का लोन दीजिए, तभी इस समाज के बच्चे लोग बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, डिप्लोमा चाहिए होता है। सर देखिए, टेक्निकल काम एक ऐसा काम है जिसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती जी, कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती। आज आपको मैं बता दूं कि रास्ते पे
जो गाड़ी रिपेयर कर रहा है उससे कोई उसकी डिग्री पूछ रहा है? जो आपके घर में एसी बनाने आ रहा है आप उससे डिग्री पूछ के काम दे रहे हो? जी नहीं। आज कोई पेंटर है, अच्छी पेंटिंग करता है या अच्छी कारपेंटरी करता है, उसके पास कोई डिग्री है? आप आपके काम के एक्सपर्ट बनिए, आप आपके काम में इतने माहिर बनिए कि आपको आपके काम से पहचाना जाए। यानी हाथ का दस्तकार हो जैसे कहते हैं, तो हुनर होना चाहिए उसके अंदर, वो आगे अपना स्कोप बना सकता है, बढ़ सकता है आगे। लेकिन सबसे पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी और एक विश्वास बनाना पड़ेगा अपने ऊपर, और टाइम भी लगता है उसमें। देखिए सर, आपको मैं एक बताता हूँ, आपने कोई भी किराने की दुकान देखी होगी, स्पेशली जो राजस्थान के लोग इस देश के हर भाग में जाकर किराने का दुकान स्टार्ट करते हैं, उनके दुकान में एक छोटा बच्चा रहेगा, उसको कुछ पता नहीं रहेगा, उसके दांत भी पीले रहेंगे, वो काम स्टार्ट करेगा दुकान साफ करने से, दुकान का शटर भी वही खोलेगा, शटर भी वही बंद करेगा। पर वही जो छोटा बच्चा रहेगा 20 साल के बाद में वो खुद के दुकान का मालिक क्या बनेगा। तो मेहनत और लगन कोई करे, और प्लस हमें स्मार्ट वर्क करना है जी। केवल ये नहीं कि अगर सपोज चलो दुकान शटर खोलने का और बंद करने का टाइम मिला है तो खाली उस पर ध्यान दें। आप सीखो, और 1-2 साल के काम में कोई नहीं सीखता, कम से कम 5 से 6 साल आप काम कीजिए, धीरे धीरे अपने आप नॉलेज आता है, धीरे धीरे सीखते जाएगा। जैसे मोबाइल आज चला लेते हैं लोग, अनपढ़ भी चलाता है और मोबाइल के सभी फंक्शन उसको पता है क्योंकि वो यूज कर रहा है उसको। ऐसा है कि अगले का जो इंटरेस्ट जो है मोबाइल में है, तो मैं वही कहना चाहूंगा कि आप आइए, आपकी इंटरेस्ट जो है काम में लगा। अच्छा सर, वाल्मीकि समाज की जैसे आपने किया एकीकरण इनके छोटी छोटी जातियों का, तो ऐसे हम इसकी कोई जनगणना कर सकते हैं, और जनगणना अगर हो गई तो क्या राजनीति में और आरक्षण में क्या कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा इससे? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मैं तो चाहूंगा कि एक बार जनगणना हो तब सरकार को पता चलेगी कि रिजर्वेशन जिसके लिए बनाया गया था, आज उसमें स्वच्छकार समाज छूटा हुआ है, स्वच्छकार समाज छूटा हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी जनगणना हो, तब सरकार को पता चलेगा कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि हर समाज के हर हाथ काम हो, पर इस समाज के हाथ में तो खाली झाड़ू पकड़ा के रखा हुआ है, और वो भी अभी जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पहले तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, जो भी वेतन होती थी इनकी वो 25 से 30 हजार होती थी, अब ये भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट में जाने वाला, तो भविष्य में तो 6,000 से लेके 10,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी, तो करेंगे क्या ये समाज वाले? तो कभी चाह लोगों ने कि अठावले साहब से बात की जाए, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री है, और या फिर गृह मंत्री से मिले हो? सर, यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे समाज में से आज तक जो हीरा मेहनत करता है उसे आगे बढ़ने नहीं क्या दिया जाता है। हमें एक आदमी हमारे समाज के बीच में से ढूंढना है जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऊपर जाके बताए। जैसे मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, ऐसे सेल्फी लेते हैं, पीछे कोई गृह मंत्री मुख्यमंत्री या होते हैं, वो उनकी सेल्फी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन लोग चलते चलते भी रोड पर भी चल रहे हैं तो कहते हैं कि हमारी आज मुख्यमंत्री साहब से, गृह मंत्री साहब से या पीएम साहब से आज हमारी गहनता के साथ समाज हित में बैठक हुई। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि रोड पर चलते चलते कौन सी बैठक हो रही है, या फिर भीड़ में इतनी कौन सी गहनता के साथ बैठक हो रही है, और आज तक उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि किस विषय पर हमारी चर्चा हुई है समाज हित में। तो क्या कहेंगे इस पर? इसमें मैं एक ही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे समाज के बारे में कोई चर्चा हुई होती तो आज हमारे समाज की कंडीशन ऐसी होती। ये हमारे लोगों की कमी है। ये यदि हम सब मिलकर एक हो जाए तो ये जो रोड पे जो सेल्फी जो खिंचवा रहे हैं ना, ये जितने भी लोग हैं इन्हें अपना समय देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स बताइए। तो जब तक हम हमारे समाज के बीच में से कोई एक नेता नहीं चुनेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होती रहेगी। जी। आज कोई एक्स मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कोई वाइस के साथ खिंचवाएगा,
तो खाली फोटो खिंचवाने से इस समाज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। अच्छा सर, मैंने एक बार मैं बताना चाहता हूँ, स्किल इंडिया जो मंत्री थे, मैंने चलते चलते मैंने उनसे सवाल कर लिया, सर स्किल इंडिया में आप कुम्हार को ले रहे हैं जो उनका काम है, या और भी बहुत सारा जो हाथ से काम करते हैं उनका आपने स्किल इंडिया में डाला, लेकिन जो स्वच्छकार समाज जो झाड़ू लगाता है वो भी स्किल इंडिया में आता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्टबिन है या जो वाइफर है, ये सब जो है कंपनियों में फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, लेकिन उसको आपने स्किल इंडिया में नहीं डाला। तो जो मंत्री साहब थे उन्होंने बड़ी गहनता इस पर दिखाई, उन्होंने कहा भी कि अच्छा पॉइंट है और आप डेलीकेट आप आइए मेरे ऑफिस में और मिलिए, इस पर आराम से बात करेंगे। तो जहाँ पर वो लोग खड़े थे तो उन लोगों को पता था कि उन्होंने बुलाया है, लेकिन वो गए नहीं। तो इसमें गलती मंत्री की तो नहीं है, गलती है वो लोग जो संगठन के लोग वहाँ पर खड़े हैं। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं उनसे कर रहा हूँ। जब उन्होंने उस पर गहनता दिखा दिया, फिर उनको मीटिंग करना चाहिए था, उनसे जाके मिलना चाहिए था कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इनको इसमें डालिए। तो इसमें समाज में रोजगार भी आएगा और समाज में जो फैक्ट्रियाँ है जो स्किल इंडिया में जब आएगा तो उनके लिए सुविधाएं भी होंगी, उनके लोन भी मिलेगा काम करने के लिए। लेकिन वही है, अपना मरीज तो है ये समाज, लेकिन अपना जो मर्ज है ना वो भी बताना नहीं आता, अपने जो दुख दर्द है वो भी पीड़ा भी बतानी नहीं आती। इसमें एक ही है कि अगर आप एक एक अलग अलग पूछते जाएंगे तो कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सभी लोग मिलके एक लीडर चुने और वो लीडर ऐसा हो कि समाज का प्रॉब्लम समझे और समाज के जो प्रॉब्लम्स है वो आगे बताए, जो भी गवर्नमेंट की जो योजना है वो हमारे लोगों तक पहुंचाए। आज मैं बताऊं, हर एक स्टेट में एक उद्योग भवन होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में DIC ऑफिस होती है और वहाँ पे दलित समाज के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। आज CGTMA से CMGP भी है, पर अपने लोग ही उधर तक नहीं पहुँच सकते। अब सरकार तो उनके पास नहीं आएगी ना। जी बिल्कुल। तो ना ही इनको कुछ पता है। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उन तक बताए, तभी ये समाज में उद्योग में कुछ अभी नए स्टार्टअप स्टार्ट हो सकते हैं। अभी जैसे चुनाव चल रहा है तो पार्टियों के जो आला अधिकारी हैं तो वो लोग घोषणाएं कर रहे हैं, स्टार प्रचारक जो है वो घोषणाएं कर रहे हैं अपने अपनी पार्टियों की तरफ से कि महिलाओं को ये फ्री, बस फ्री, उनके अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे, या फिर युवाओं को महिलाओं को जो सुविधाएं मिलेगी उनके अकाउंट में जाएगा। इस पर क्या कहना चाहिए? ये विचार इनके जहन में आते कैसे हैं? चलिए, मुझे इस बात की खुशी तो है कम से कम इलेक्शन के टाइम में ये संविधान थोड़े बहुत पढ़ भी लेते हैं। आज संविधान में ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन संविधान का इससे क्या लेना देना? जो पार्टियों के लोग जो आला अधिकारी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो संविधान का इससे क्या? देखिए, कोई पार्टी नहीं दे रही है जी। ये संविधान में पहले ही प्रोविजन करके रखा हुआ है कि हर एक वोटर को वोटर भत्ता मिलेगा। हर एक वोटर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस देश का जो भी नागरिक हो जो वोटिंग करता है उसको वोटर का भत्ता मिलेगा, वोटरशिप का। ये कोई नई चीज नहीं है। चलिए, कम से कम आज मुझे खुशी है, कम से कम जो चीज दबी हुई थी आज वो बाहर तो निकाले, चाहे किसी ने भी निकाले। तो थोड़ा खुल के बताइए इस पे, थोड़ा सा मुझे भी कुछ ये अटपटा सा लगा सवाल। सर, इसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जितने भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को एक बार पढ़िए। बाबा साहब ने हमारे लिए काफी कुछ करके गए जी। जब संविधान बनाया गया था तो ये प्रोविजन बाबा साहब ने की हुई थी। और जो आप बता रहे वोटरशिप भत्ता, और आज से 19 साल पहले ये तो संसद में पास भी हो चुका है, सभी सांसदों ने साइन करके रखा है, पर पता नहीं क्यों ये ठंडे बक्से में डाल के रखा है। आज से 19 साल पहले, लेकिन उसको लागू नहीं किया। काफी सारी चीजें जो ठंडे बस्ते में पड़ी है। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है, जो बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था, जब पेश किया था, तो तब ये बाबा साहब ने उसमें एक्ट लिख दिए कि वोटरशिप भत्ता जो है वो हर वोटर को, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जो भी वोट डालता है सबको ये भत्ता मिलेगा। हाँ।
पर ये आज तक लोगों के बीच में आया नहीं। चलिए कोई भी बात नहीं, आज आ गया तो है ये ठंडे बस्ते में मतलब डाल दिए गए सरकारों द्वारा। हाँ जी। इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई चर्चा ही नहीं हुई। नहीं हुई। और आज से 19 साल पहले अगर ये पास भी चलती हो गई। चर्चा तो चलती चर्चा जैसे आज सांसद विधायक को जो भत्ते मिलते हैं और उनको सुविधाएं मिलती है, तो इसी तरीके का बाबा साहब ने हर वोटर के लिए प्रावधान किया। हाँ जी। उसके अकाउंट में हर महीना या साल में कैसे आएगा? हर महीने का हर महीने आएगा। जो आज कांग्रेस के राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, क्या ये वही है? हाँ जी। जो 8,500 रुपया कांग्रेस पार्टी जो राहुल जी बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, पर ये तो बाबा साहब ने ऑलरेडी पास किया हुआ है संविधान। ये तो पूरे देश को आज पता लग चुका है जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब पुरुष नहीं महापुरुष थे। पता नहीं लोग उन्हें केवल ये दलित समाज से क्यों जोड़ते हैं। उन्होंने जो भी संविधान में लिखा है वो इस देश के जितने भी समाज के लोग हैं सभी को, मतलब बाबा साहब ने जो किया वो हर नागरिक, भारत के हर नागरिक के लिए किया, चाहे भले ही उनके ऊपर शोषण हुआ, लेकिन आज तक उन्होंने किसी के ऊपर शोषण नहीं किया। आज बाबा साहब जैसे महापुरुष, हमें दुख होता है कि उनके जीते जी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। उनके शरीर छोड़ने के 30 साल बाद उन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला। वो चाहते थे कि लोकसभा का चुनाव लड़कर मैं इस देश के पार्लियामेंट में जाऊंगा, पर हमारे बाबा साहब को कुछ लोगों ने कभी इलेक्शन जीत के जाने नहीं दिया। उनके ही करीबी लोग इलेक्शन में खड़े हो गए, उनके खिलाफ खड़े हो गए या किए गए। अब ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए। आज बाबा साहब पूना पैक्ट के लिए लड़ रहे थे। पूना पैक्ट क्यों ठंडे बस्ते में डाला? और हमें जो रिजर्वेशन जो मिला है वो किसके बिहाफ पे मिला है? हमारे लोगों को समझना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि समाज के हर लोगों को देखना, पूना पैक्ट ढंग से पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या था जी, और किस कारण पूना पैक्ट को कैंसिल किया गया और रिजर्वेशन लाया गया। एक बार समझे, फिर उनको पता चलेगा कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए थे। जी बिल्कुल। और उनके साथ शोषण, इतना दुख भरा जो शोषण जो था, आपको सबको पता चल जाएगा। जी, तो आपने आज मेरा सर जो है वो घुमा दिया है सर, क्योंकि जो आपने जो ये भत्ते वाली जो बात बताई है ना, वोटरशिप भत्ता, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। लोगों तक ये जाना भी चाहिए कि जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए साल का और 8500 रुपये यानी 8,500 रुपया जो है वो हर युवाओं को और महिलाओं को जो देने की बात है, लेकिन वो ये एक्ट है जो बाबा साहब ने लिखा है, ये किसी को भी नहीं पता इस बात का। सर ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। मैं चाहूँगा कि इस देश का हर एक नागरिक, खाली ये दलित समाज नहीं, इस देश के हर एक नागरिक को संविधान को ढंग से पढ़े, फिर आगे बात करें। जी बिल्कुल। कि बाबा, अच्छा सर, रावत समाज से आप आते हैं, रावत समाज की हम जानना चाहते हैं कि उनका राजनीति में और आरक्षण में कितनी भागीदारी है और इनकी दशा और दिशा क्या है? मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार देखिए, रावत समाज जो है वो यूपी, अगर मैं खाली स्पेशली यूपी की बात करूँ तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है। आप खुद ही जाके एक बार उधर चेक कर लीजिए कि क्या कंडीशन है उनकी। आज रावत समाज के जितने युवा हैं क्या काम कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए एक बार, आपको खुद को पता चल जाएगा इस समाज की दशा क्या है। और जब तक केवल रावत समाज नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज के लोग राजनीतिक में भागीदारी नहीं लेंगे, तब तक ये समाज का भला नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति में भागीदारी ले कैसे? हमें सभी को मिलके हमारा एक नेता चुनना होगा। लेकिन वो एक होगा कौन? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम बने, हम हो, हमारा संगठन आगे बढ़े, हमारा संगठन सबसे ऊंचा हो। बातें तो सभी करते हैं कि सबको एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन एक हो कैसे? वो चाहता है कि मेरे बैनर के नीचे आए, वो चाहता है मेरे बैनर के नीचे आए, फलाना चाहता है मेरे बैनर के नीचे आए। लेकिन ऐसे तो ये तो फिर बटे ही रहेंगे, ऐसे तो एकीकरण कैसे होगा? इन सभी बैनरों को एक करना है।
तो एक फिर इस तरीके का एक अलायंस बनाना चाहिए। अलायंस होना ही चाहिए, उसमें कुछ सीनियर लोग भी हों, कुछ युवा भी हों और कुछ महिलाएं भी, तभी समाज की जो प्रॉब्लम है सामने आएगी और जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक अच्छी तरीके से निकाल सके उसे हम अपना नेता चुन लेंगे। जी सर, आप इतनी गहनता के साथ जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आप आंकड़े भी बता रहे हैं और संविधान के बारे में भी आप बता रहे हैं। आपने कहा कि लोकसभा में भी अपने लोग जो है वो होने चाहिए जो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा सके, तो आप ही क्यों पॉलिटिक्स में नहीं आ जाते? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट मेरे समाज में है। मैं चाहता हूं कि अन्य समाज के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं या बढ़े हुए हैं तो मेरे समाज के लोग भी आगे आए। तो पॉलिटिक्स एक ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम कुछ अच्छा करना चाहें और परमिशन ना मिले तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो इसके लिए पॉलिटिक्स से मैं दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन सर देखिए, आप इतना अच्छा बोल रहे हैं और आप ज़मीन पर जाकर लोगों से उनके विचार लेते हैं, उनकी परेशानियां देखते हैं और आप न्यूज़ चैनल पर आप उनकी परेशानियां बता रहे हैं इतनी। अगर आप ही पॉलिटिक्स में आए और आप भी लोकसभा में, विधानसभा में आप जाए तो अपने लोगों की आवाज़ उठाएंगे, आप तो गंभीरता के साथ उठाएंगे। सर देखिए, ये मैं चाहता हूँ, जैसा आपने इसके पहले पूछा था मुझे कि लोग अन्य टुकड़ों में बटे हुए हैं, कोई परिसंघ के नाम पर, कोई अलग अलग के उसमें, तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे समाज के बीच में से कोई आए। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं भी सपोर्ट करने को तैयार हूँ जो मेरे समाज को आगे लेके सर जाएगा। सपोर्ट आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप चेहरा क्यों नहीं बनते? चलिए हम ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम जागो समाज चैनल की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सामने आइए। आप लोगों की परेशानी अच्छे तरीके से जानते हैं, उनके जो मुद्दे हैं आप एक अच्छे तरीके से आप जानते हैं। अगर आप कुर्सी पर होंगे, आप पॉलिटिक्स में होंगे तो अच्छे तरीके से आप आवाज़ को उठाएंगे। अभी सर मेरी उम्र नहीं है, मुझे भी और कुछ समझना है, एक बार पूरा सीख समझ लूँ तो पॉलिटिक्स में आऊँगा कि नहीं ये तो एक भविष्य की गोद में छुपा हुआ। सर आप जैसे लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर आएगा कौन? काफ़ी चेहरे हैं, काफ़ी चेहरे हैं, और यदि भविष्य में अब जो चेहरे हैं उन पर लोगों को विश्वास नहीं है, ज़्यादातर ये भी है। सर कहीं ना कहीं विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए, आपसी मतभेद साइड में रखकर सबको एक साथ आना पड़ेगा। सर मैं तो ये जानता हूँ, आप एक उद्योगपति होकर आप लोगों से बता रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं कि मैं भी एक वाल्मीकि समाज से हूँ और रावत समाज से हूँ। तो आप जब खुलकर बता रहे हैं तो आपको तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई लज्जा की बात नहीं है, ना कोई डर की बात है। तो आप अगर राजनीति में आएंगे तो उनके मुद्दे अच्छे तरीके से आप उठाएंगे, हमारा तो ये कहना है। यदि मेरे समाज का भविष्य उज्जवल होता है तो यदि अगर मुझे राजनीति में आना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा फिर। पर अभी मुझे काफ़ी चीज़ें सीखनी है, देखनी है, सीख के समझ के जैसे अन्य लोग आगे बढ़े हैं, मेरे समाज के लोग भी आगे बढ़े और इस देश की प्रगति में हाथ बटाएं। जी आज 15 करोड़ की आबादी है हमारी, 15 करोड़ की, पर आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें 15 करोड़ में से कितने उद्योगपति हैं और आज तक हमारी समस्याओं का कौन सा समाधान मिला हमें। मैं इसके लिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। चलिए, आनंद प्रसाद जी जो है वो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होंगे जो इस न्यूज़ को गहनता के साथ देख रहे होंगे, गंभीरता के साथ देख रहे होंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या आनंद प्रसाद जी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए? क्या हम लोग मिलकर उनको एक चेहरा नहीं बना सकते कि हाँ ये हमारा एक चेहरा है और जो आनंद प्रसाद जी करेंगे
या जो कहेंगे हमें वो मंजूर होगा। तो देखिए, एक चेहरा तो हमें जरूर बनाना पड़ेगा, लेकिन अब ये आप और हमारे ऊपर बात है। हमने तो इनसे रिक्वेस्ट की है अपने जागो समाज चैनल की ओर से। अब आनंद प्रसाद जी की स्वेच्छा है, वो पॉलिटिक्स में आना चाहे या ना आना चाहे, लेकिन हमने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट इसलिए की, आज तक किसी से भी नहीं की, और इसलिए की है क्योंकि इनके अंदर जो भावनाएं हैं, जो इनके विचार है, जो इन्होंने स्टडी किया है, जो संविधान के बारे में बात करते हैं, बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, जो समाज की गहराइयों के बारे में बात करते हैं, स्वच्छकार समाज की गहराइयों के बारे में बात करते हैं, तो इतनी गहराई से बात करने वाले बहुत ही कम समाज में लोग हैं। और हम चाहते हैं कि इन्हीं जो बहुत कम लोग हैं जो सच में गंभीरता से जेब से खाली हैं, और लेकिन उनके पास विचार और उनके पास एक हुनर है और उनके पास एक जज्बा है, लेकिन ऐसे लोग कभी सामने नहीं आते। आनंद प्रसाद जी एक बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, लेकिन आनंद प्रसाद जी आना नहीं चाहते। तो आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आनंद प्रसाद जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उस पर ज़रूर विचार करेंगे। आप अपने कमेंट में विचार रखिए कि आनंद प्रसाद जी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आप ये लिखिए। और आनंद प्रसाद जी से आज चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। और आज हम उत्तराखंड में हैं, मसूरी में। चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।